नमस्कार। दास्तान टाइमलेस टेल्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। 90.4 FM पर आप सुन रहे हैं आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बोल हैदराबाद और मेरा नाम है रश्मि। आज जिन लेखक की कहानियां मैं सुनाने जा रही हूं वो वाकई में कागज पर कहानियां और अफसाने नहीं बल्कि जज्बात लिखते हैं। इनकी कहानियां अक्सर असल जीवन व घटनाओं से प्रभावित हैं और वो दिल की गहराइयों को छू जाती हैं। हम बात कर रहे हैं संपूर्ण सिंह कालरा जी की, जिन्हें आप गुलजार के नाम से भी जानते हैं। गुलजार साहब ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने लगभग 50 फिल्मों की पटकथा लिखी है और कई फिल्में निर्देशित भी की हैं, जैसे आंधी, मौसम, किनारा, माचिस, मीरा, परिचय आदि। उन्होंने अनेकों कविताएं और गीत लिखे हैं, हर उम्र के लोगों के लिए। कहीं उनके गीतों की संजीदगी दिल को छू लेती है, जैसे मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, तो कभी उनकी अल्लड़ बाल कविताएं दिल को गुदगुदाती हैं, जैसे भारी भरकम एक कहानी केले के छिलके पर फिसली, एक कहानी हल्की फुल्की उड़ जाए जो फूंके तितली। तो आज मैं आपको गुलजार साहब की स्टोरी कलेक्शन रावी पार से कुछ कहानियां सुनाने जा रही हूं। पहली कहानी का नाम है अद्धा। सब अद्धा कहकर बुलाते थे, पूरा क्या पौना क्या, बस अद्धा। कद का बौना जो था, पता नहीं किसने नाम रखा था। माँ बाप होते तो उनसे पूछता। जब से होश संभाला था यही नाम सुना था, और ये भी नहीं कि कभी कोई तकलीफ हुई हो, दिल दुखा हो, कुछ नहीं। हर वक्त अपनी मस्ती में रहता था। खरबूजे वाले ने कहा, अद्धे जरा दुकान देखियो, मैं खाना खा के आया। और अद्धा बड़े मजे से डंडी हाथ में लेकर बैठ जाता और हाँक लगाता, आज मिस्री के डले हैं, आज मिस्री के डले हैं। वो कभी खरबूजे बेचता, कभी खजूरे। नानी को वैद्य जी से हाजमे की दवा ला कर देता। तीसरी मंजिल वाले केशवानी की बच्ची को स्कूल छोड़ के आता, और माधो मिस्त्री को कभी मजदूर ना मिलता तो वो ईंट ढोने का काम भी कर लेता। मगर सबसे ज्यादा मजा आता था उसे बारात के आगे नाचने में। बारात चाहे किसी की भी हो, भूले भटके इधर से गुजर जाती तो वो अपने इस 1 मील के इलाके में आगे आगे छोटे छोटे हाथ झुलाता, छोटी छोटी टांगों पर थिरकता नाचता चला जाता। उस रोज वहां से वर्क कूटने वाले इलियास की बारात निकली तो वो आदत से आगे आगे नाचता हुआ चलने लगा। पंडित ने टोका भी, अबे अद्धे, मुसलमान की बारात में नाच रहा है। हवा में हाथ झुलाते हुए अद्धा बोला, ढोल तो दोनों के ही बजता है और ऐसे ही बजता है। अद्धा 12 साल के बच्चों में खेलता तो उन्हीं जैसा लगता। जब बच्चे स्कूल जाते वो सोसाइटी के बीच वाले बाग में बूढ़े माली के साथ मिलकर नीम की सूखी पत्तियां जमा करता और रात को प्रोफेसर साहब की बैठक से माचिस लाकर उसमें आग लगा देता। एक बार प्रोफेसर साहब ने उसे एक पुराना कोट दिया। अद्धे ने बाहर आकर देखा और उसे माली चाचा के हवाले कर दिया। बोरी की बोरी दे दी पहनने को, इसमें तो मेरे जैसे 3 आ जाएं। छत्रपुर सोसाइटी की 5 बिल्डिंगों में रहने वाले 80 कुनबों के लगभग 350 आदमी थे, और अद्धा ज़ा खा के नुख्तों की तरह उन सब में घूमता रहता। किसी का काम उसके बगैर रुकता नहीं था, मगर उसके बगैर चलता भी नहीं था। अद्धा नहीं था तो जैसे वो पूरे नहीं थे। जैसे भरे पूरे घर को पालतू बिल्ली कुछ और भी देती है, ऐसे ही उसने छत्रपुर सोसाइटी को कुछ और भर दिया था। लेकिन कल वो उन सबको खाली कर गया, गरीब कर गया। कंपाउंड में जमा भीड़ को प्रोफेसर ने चिल्लाकर कहा था, तुम सब अधूरे हो, आधे हो, और जिसे तुम अद्धा कहते हो, देखो वो कितना पूरा है, कितना मुकम्मल। ये बात चाहे कल की है, मगर असल बात शुरू हुई थी 2 साल पहले। असल बात से पहले भी एक बात हुई थी, और वो भी कुछ कम असल नहीं थी।
मगर उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। छत्रपुर सोसाइटी की सबसे खूबसूरत लड़की राधा कमलानी उस दिन हीरगंज के इलाके से आ रही थी कि 3 गुंडों ने उसे घेर लिया। एक ने आंख मारी, दूसरे ने सीटी बजाई और तीसरा कंधे को घिस्सा देकर आगे निकल गया। लड़की सहम गई। दूर गली के सिरे पर एक साया सा नजर आया और वो जोर से चिल्लाई, अधे! उसने आवाज सुनी तो भागा आया। राधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अधे, जरा मुझे घर तक पहुंचा दे। अधे को बात समझते देर नहीं लगी, शेर हो गया। राधा की बांह पकड़कर बोला, चलिए, मैं हूं ना। और वो उन 3 गुंडों के बीच में से राधा को यूं निकाल कर ले गया जैसे हवा का झोंका निकल जाए। मगर उस रात अधे को नींद नहीं आई। पहली बार उसे लगा उसकी उम्र 28 बरस की है। अगले दिन से उसने स्कूल के बच्चों के साथ खेलना छोड़ दिया और कपड़े इस्त्री करवाकर पहनने लगा। तब्दीली लोगों ने भी देखी और राधा ने भी सिर्फ हंस दी। हाउ क्यूट! अधे को जैसे जिंदगी में नया काम मिल गया, बॉडीगार्ड का, मुहाफिज का। राधा को अच्छा लगा। वो सुबह उसे कॉलेज तक छोड़कर आता, कभी कुछ किताबें भी उठा लेता, कभी शाम को पहुंच जाता, वापसी में साथ लेकर आता। लेकिन एक दिन राधा ने उसका दिल तोड़ दिया। वो जगदीश से मिलने जाया करती थी, जहां अद्धा उसे छोड़कर आता। मगर जगदीश को ये अच्छा नहीं लगा। उसने ऐतराज किया तो राधा ने डांट दिया, छी छी, इस पर शक करते हो, इस आधे से मर्द पर। बस उससे आगे अद्धे ने नहीं सुना, उल्टे पांव लौट आया। आते ही गली में उसने लेटे हुए एक कुत्ते को पीटना शुरू कर दिया। बहुत मारा और जैसे खुद ही जख्मी होकर अपनी खोली में जाकर लेट गया। अगले दिन से उसका रवैया बदला हुआ था। लोगों में बहुत हैरत हुई। जिसने भी उससे काम कहा, अद्धे ने पूछा, पैसे दोगे? पैसे? तुम्हें पैसे क्या करने हैं? कुछ भी करूं। धीरे धीरे अद्धे के संदूक में कई तरह के नोट और सिक्के जमा होने लगे। ये असल बात से पहले की बात है और असल बात वो है कि 6 महीने बाद राधा की शादी हो गई। जोर जोर से रिकॉर्ड बज रहे थे और मोड़ से बैंड बजने की आवाज आ रही थी। अद्धे को बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। उसके थिरकने वाले हाथ पांव कांपने लगे। वो तेजी से उठा, संदूक के सारे पैसे निकाले और छत्रपुर सोसाइटी की सी बिल्डिंग के 13 नंबर फ्लैट का दरवाजा जा खटखटाया। 13 नंबर फ्लैट में सत्या रहती थी, अकेली और बदनाम। छत्रपुर सोसाइटी के ज्यादातर लोग चाहते थे कि वो यहां से चली जाए, क्योंकि बहुत से लोग रात को वक्त बेवक्त उसके फ्लैट से निकलते हुए या अंदर जाते हुए देखे गए थे। अद्धे ने वो सब देखा था, समझा भी था, मगर खामोश रहा। और आज मालूम नहीं फ्लैट के अंदर क्या हुआ, मगर अद्धा पूरे 7 घंटे बाद सत्या के घर से निकला, जब राधा की डोली जा चुकी थी। इसके बाद अद्धा अक्सर वहां जाने लगा। लोगों को बहुत बुरा लगा कि सत्या ने अद्धे के साथ संबंध बनाने में गुरेज न किया, और ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई कि जिस औरत के साथ उनके संबंध हों, उसके साथ उस बौने के ताल्लुकात हों, वो चाहे वेश्या ही क्यों ना हो। बस सत्या के साथ पूरी सोसाइटी गर्म हो गई। 1-2 नौजवानों ने अद्धे को पीट भी दिया। अद्धा तिलमिला उठा। मार खा के वो फिर सत्या के यहां पहुंचा। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, शायद कुछ बीमार थी। अद्धे ने सीधे सपाट लफ्जों में कहा, सत्या, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। सत्या ने उसकी तरफ देखा, करके दूसरी तरफ करवट बदल ली। अद्धे ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ किया। क्यों, मुझसे शादी नहीं कर सकती? मैं आदमी नहीं हूं? क्या तू भी मुझे अद्धा समझती है? सत्या ने उसकी तरफ आंख भर के देखा और कहा, मुझे सोने दे अद्धे, मेरी तबीयत ठीक नहीं। अद्धे के हाथ से सत्या की बांह छूट गई। ठीक है, मर मर, जहन्नुम में जा। ये कहकर वो घूमा, धड़ाम से दरवाजा बंद किया और सीढ़ियां उतर गया। असल बात ये भी नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी साल भर तक अद्धा छत्रपुर सोसाइटी में ही रहा। उड़ती उड़ती खबरें उसे सत्या के बारे में मिलती रहती थीं। सी बिल्डिंग से गुजरना उसने कम कर दिया था।
किसी ने उसे बताया सत्या के बच्चा हुआ है और ये बात छत्रपुर सोसाइटी के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सत्या की जान के पीछे पड़ गए, इसे निकालो, फ्लैट छोड़ो। फिर भी सत्या ने किसी तरह 6 महीने निकाल लिए। और ये भी कल की बात है कि अद्धा अपने राशन का थैला पीठ पर लादे कंपाउंड में दाखिल हुआ। उसने देखा कि सी बिल्डिंग के नीचे बहुत सारी भीड़ जमा है। उसने पूछा भी नहीं, मगर किसी ने बताया सत्या ने जहर खा लिया है। अद्धा तेजी के साथ ऊपर की तरफ भागा। वो भूल गया कि उसकी पीठ पर राशन का थैला है और वो उसे छोड़ भी सकता है। जाने क्यों लोग उसे रास्ता भी देते रहे और आखिर वो 13 नंबर फ्लैट पर पहुंच गया। उसने देखा सत्या की लाश पलंग पर ही पड़ी थी और 6 महीने का बच्चा लाश से खेल रहा था। सारे कंपाउंड में प्रोफेसर की आवाज गूंज रही थी, ये बच्चा तुम में से ही किसी का है। तुम सब आते रहे हो इसके पास। मैं जानता हूं तुम्हें इतनी इंसानियत तो है कि चंदा इकट्ठा करके लाश को जला दोगे, मगर इस बच्चे को मैं पूछता हूं कौन कबूल करेगा। सबके सब बुत बने खड़े रहे। अचानक अद्दे के हाथ से राशन का थैला नीचे फिसल गया। सब उसकी तरफ देखते रह गए। उसने धीरे धीरे कदमों से जाकर बच्चे को उठाया और बिना किसी की तरफ देखे उसे कंधे से लगाए भीड़ में से गुजरता हुआ सोसाइटी के कंपाउंड से बाहर चला गया। प्रोफेसर की आवाज अभी तक गूंज रही थी, तुम सब अधूरे हो, आधे हो, और जिसे तुम अद्धा कहते हो, देखो वो कितना पूरा है, कितना मुकम्मल। Indira Gandhi, first female Prime Minister of India. Sarojini Naidu, first female President of the Indian National Congress. Kiran Bedi, first female IPS officer. Pratibha Devi Singh Patil, first female President of India. There are a lot more firsts to come, and one of them could be your little girl. Give her a chance. Educate the girl child. Macha, what is life, Macha? Life is an interval between 2 pains and 2 pleasures, Macha. But what is pain, Macha? Pain for one is pleasure for another, Macha. Then, Macha, who is the one? Feeling bored? Listen to 90.4 FM. Bajao! अगली कहानी जो मैं पढ़ रही हूं उसका नाम है सतरंगा। आधी रात में जब चौपाल से खैरू के गाने की आवाज गूंजी तो बहुतों ने नाक सिकोड़कर गुद्दी खुजाकर करवट बदल ली। उफ्फो, इस पगले को दिन में काम नहीं होता, रात में भी आराम नहीं। ममदू की बीवी शायद जाग रही थी, सोई सी आवाज में बोली, कमबख्त किसी काम का भी तो नहीं लगता। अपनी अपनी करवट बदलकर दोनों फिर सो गए। खैरू चौपाल पर अकेला पड़ा देर तक गाता रहा। उस गांव में किसी को काम से पल भर की फुर्सत नहीं थी। बस यही था जिसे पल भर को काम नहीं था। चौपाल पर सोता, चौपाल पर जागता, सुबह सुबह उठकर रहट पे जाता, एक पेड़ के खड़वे पर अपना झोला टांगता, कपड़े उतार के धोता, सूखने डालता और फिर तब तक नहाता रहता जब तक कपड़े सूख न जाए। कोई ठौर ठिकाना तो था नहीं, जाता कहां? तो ममदू के खेतों पर निकल गया। लेकिन ममदू को अपने खेतों से कहां फुर्सत थी कि वो उसकी तरफ ध्यान देता।
वो बैल जोते, हल ठोके, पसीना पसीना जलती दोपहर में चलता रहता। कहीं मुडेरें संवारता, कहीं मिट्टी के ढेले फोड़ता। खैरू झोले से बांसुरी निकालकर उसके साथ हल पर खड़ा हो जाता या कभी रात का देखा हुआ सपना सुनाने लगता। ममदू को हमेशा उलझन होती, क्या उसे मना कर पाता था, ना खुद हट सकता था। एक बार जब खैरू ने बैलों के सींग रंगने के लिए हल रोका था तो वो सचमुच नाराज हो गया था। चल हट, तेरी निकम्मी हरकतों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। खैरू उस वक्त तो पीछे हट गया, लेकिन दोपहर को जब ममदू खाना खाने लगा तो उसने झट से बैलों के सींग रंग डाले। ममदू की बीवी खाने के लिए बुलाती ही रह गई, काम बस काम। नज्जो ममदू से कह रही थी, जल्दी से खा लो, समीना को जाकर दूध पिलाना है। ताजू को दवा दे देना, ममदू ताकीद करता। तुम खा लो जब तक मैं पानी भर लूं। सुबह चक्की पर गई थी, आटा पिसवाना था। बुश चाचा के यहां से लिहाफ भी भरवा लेना, अभी धान भी चुनना है। ये सब काम उसे फालतू से लगते थे, लेकिन हर आदमी उन्हीं से मसरूफ था, बहुत ही मसरूफ। अगले दिन फिर वही हुआ। ममदू खाने लगा तो खैरू को आवाज दी। खैरू झोले से घंटियां निकालकर तागे में पिरो रहा था। ओ खैरू, क्या कर रहा है? बैलों को घंटियां पहना रहा हूं, जब चलेंगे तो अच्छा लगेगा। चला खाना खाए, छोड़े बेकार के धंधे, बैल तो चलते ही रहेंगे, यही काम है उनका। तू भी तो बैलों जैसा ही है, एक घंटी तू भी बांध ले। खैरू ने मजाक किया। शाम को खैरू पनघट पर पहुंच गया। प्यास लगी थी, लेकिन किसी को फुर्सत कहाँ कि उसे पानी पिलाए। एक को जाके दाल बघारनी थी तो दूसरी आटा गूंथ कर आई थी। तीसरी को बीमार मां की फिक्र थी। एक नींबू से गागर मांज रही थी तो दो तीन मिलकर पानी खींच रही थी। खैरू एक तरफ बैठ गया। झोले से उसने कुछ रंग निकाले और एक मटकी पर बेल बूटे बनाने लगा। खैरू, लड़की ने मुड़कर देखा, लेकिन मटकी उसके हाथ से नहीं ले सकी। बस यही तो मुश्किल थी। खैरू के सारे काम फालतू थे, उसे मना करते हुए भी रोक नहीं पाते थे। हाँ, बहुत तरस आता तो बेचारा कह के चुप हो जाते, लेकिन इस गांव में काम भी नहीं रुका। जैसे ही मटकी वाले की बारी आई, उसने खैरू की गोद से मटकी ले ली। खैरू भी माहिर हो चुका था। वो काम के बीच उन्हीं छोटे छोटे वक्फों में अपनी जगह बनाता रहता था। एक बार हीरा जुलाहे के यहां ठहर गया। हीरा खेस बुन रहा था। खैरू बहुत देर तक खड़ा देखता रहा और ताने की आवाज सुनता रहा, धुतंग तुम, धुतंग तुम, धुतंग तुम। और फिर गांव भर घूमता रहा गाता हुआ, धुतंग तुम, धुतंग तुम, धुतंग तुम। उस दिन मुखिया ने कहा, इसका दिमाग चल गया है। अगले दिन खैरू वहीं था, हीरा के यहां। हीरा चाचा, तुम हर रंग के तागे क्यों बनाते हो? दो दो तीन तीन रंगों के तागे क्यों नहीं मिलाते? मेरा दिमाग अभी चुका नहीं ना, इसलिए। लेकिन चाचा, वो देखने में अच्छा लगेगा। खेस बिछाने को होता है, देखने को नहीं। बेचारा क्या समझाता। हीरा की बेटी बरखा सूत की टोकरी संभाले सामने खड़ी थी। वो हंस पड़ी। टोकरी रखते रखते बरखा के बाल कंधे पर बिखर गए। फिर बरखा जब जूड़ा गूंजती हुई अंदर गई तो खैरू पता नहीं किस बात से शर्मा गया। बरखा, उसने साफ नाम से पुकारा। बरखा पलटकर खड़ी हो गई। मुझे थोड़ा सा सूत देगी? क्या करेगा? तेरे लिए परांठी बनाऊंगा। खैरू जितना शर्मीला था उतना ही बेशर्म बोला, लेकिन एक रंग की नहीं, सब रंगों की चुन्नी दे दे। बेचारे को बहुत दिन आना पड़ा वो सब रंग जमा करने। और जिस दिन सब चूनियां मिल गईं, तो सारा दिन बरगद के नीचे बैठ परांठी बनाता रहा और गाता रहा, धुतंग तुम,
धुतंग तुम। सब हंसकर गुजर गए। सिर्फ उस स्कूल मास्टर ने जाते जाते पूछा था, ये क्या कर रहा है रे खैरू? 1 मिनट तो चुप रहा, फिर हंसकर जवाब दिया, घने घने बादलों के लिए पराधी बुन रहा हूं। काम करते तो उसे सचमुच किसी ने नहीं देखा, लेकिन यूं भी नहीं देखा कि जब वो कुछ कर ना रहा हो। सुबह रहट से लेकर रात चौपाल पर आने तक पता नहीं वो कितनी बार गांव से घूम जाता। 1000 बार किसी दरवाजे के आगे से गुजरने के बाद अचानक एक दिन उसी दरवाजे पर रुक जाता। झोले से चाकू निकालकर फौरन उस पर कोई तस्वीर खोद देता, कहीं मोर तो कहीं हिरन तो कहीं स्वस्तिक का निशान बना देता। उस एक झूले के अलावा उसकी और कोई पूंजी भी नहीं थी, पर घूमता वो इस तरह था जैसे सारे गांव का मालिक हो। जिस जगह जी चाहा ठहर गया, जिस तरह जी चाहा चल दिया। जिसने बर्दाश्त कर लिया उसके पास बैठ गया, जिसने हटा दिया वहां से उठ गया। किसी ने कुछ दिया तो अपना लिया, किसी ने कुछ मांगा तो सौंप दिया। दूर का सफर और कहीं का सफर नहीं। और आधी रात जब सब सो जाते, वो अपनी आवाज से सारे गांव को जगा देता। नाक से कोड़कर लिहाफ झटक कर फिर कोई करवट ले लेता। वो जो धीरे धीरे आ रहा था, एक दिन अचानक सामने आ पहुंचा। कब तक कोई उसे मुफ्त में रोटी देता, उसके लिए गर्म सर्द कपड़ों का ध्यान रखता। खैरू फिर बीमार रहने लगा, मगर अपने रंगों में सारे दुख छुपाए रहा, चुपचाप सहता रहा। और एक दिन मुखिया नींद से उठकर चौपाल चला आया। हरामखोर! एक ही थप्पड़ में बेचारा खैरू जमीन पर आ गिरा। खिड़कियां जो खुली थीं वो भी बंद हो गईं। उस सुबह लगभग हर शख्स चौपाल से होकर गुजरा। खैरू कहीं नहीं दिखा। उसका झोला वैसा का वैसा ही लटका हुआ था। लोग एक दूसरे से पूछते रहे, किसी ने रहट पर भी नहीं देखा, खेतों पर भी नहीं, पनघट पर भी नहीं। पहली बार लोगों ने दरवाजों के मोड़ टटोले। पहली बार ममदू ने हल रोककर बैलों की घंटियां छूकर देखी। किसी ने पनघट पर आह भरकर मटकी गोद में ले ली। काम जो कभी नहीं रुका था, आज कदम कदम पर रुककर इंतजार कर रहा था। खैरू का नाम जैसे होठों से उठकर आंखों में आ गया। आधी रात से ज्यादा गुजर चुकी थी। चौपाल पर बस एक अकेला झूला लटका हुआ था, और उस आवाज के बगैर सारा गांव जाग रहा था। दिल को दिलाए चैन, ओ मेरे दिल के चैन। प्यार और इकरार की कहानियां। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। खुशी और गम की दास्तान। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। जिंदगी के सफर का एहसास। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। पुराने दौर की गीतों के साथ सफर। सुनिए वो कल इस पल, आपके मनचाहीते रेडियो स्टेशन बोल हैदराबाद 90.4 FM पर। 90.4 hey, hey, बोल हैदराबाद 90.4 FM बजाओ। अगली कहानी जो मैं पढ़ रही हूं उसका नाम है हिसाब किताब। बाबू दीनानाथ ने अपने बेटे श्रवण कुमार की शादी मास्टर राम कुमार की बेटी उषा से तय कर दी।
मास्टर रामकुमार बड़े खुश थे। पढ़ा लिखा कर बेटी को बीए कराया था, ऊंची तालीम दी थी, और सबसे बड़ी बात कि उषा ने नौकरी करनी चाहिए थी तो उन्हें रत्ती भर ऐतराज नहीं हुआ, फौरन इजाजत दे दी। फिक्र थी तो बस ये कि कल कोई वर अपने आप चुनकर ना ले आए। आखिर थी तो बच्ची ही, गदबत निकलने से तो बच्चे समझदार नहीं हो जाते। लेकिन उषा ने इस तरह की किसी शिकायत का मौका उन्हें नहीं दिया, बल्कि 2-1 बार जब उसके रिश्ते की बात चली तो उषा ने गर्दन झुका के बड़े अदब से कह दिया, आप मेरे लिए जो भी सोचेंगे मेरे सर आंखों पर। उषा को नौकरी करते 3-4 साल हो चुके थे। घर का बोझ तो उसने संभाल रखा था, लेकिन उसका बोझ मास्टर रामकुमार पर आहिस्ता आहिस्ता भारी होने लगा था। उषा के रिश्ते की बात कई जगह चली और टूट गई। हर जगह उनकी बेटी के दाम लग जाते थे। कोई 50,000 का दहेज मांगता था तो कोई लाख का। जिन्हें नकद रुपए की जरूरत नहीं थी वो बेटे के नाम स्कूटर या कार मांग लेते थे। हाँ, सोना और जेवर देना तो आशीर्वाद की बात है, फिर आपकी बेटी ही तो पहनेगी, देर सवेर तो इसी के काम आएगा। सच कहिए तो मास्टर जी, बुरा वक्त किस पर नहीं आता, उस वक्त माँ बाप का दिया आशीर्वाद ही तो काम आता है। मास्टर रामकुमार की सोच को दीमक लग गई। यही उधेड़ बुन खाने लगी उन्हें। 5-10 हजार की बात होती तो भी कहीं से मांग तांग कर काल टाल देते, लेकिन इतना दहेज देना तो उनके बस की बात नहीं थी। उन्होंने तो जो कमाया था वो सब उषा की पढ़ाई लिखाई में खर्च कर दिया था। बच बचाकर एक छोटा सा घर था जिसमें वो रहते थे। छोड़ दें तो पगड़ी मिल जाए, लेकिन पगड़ी ले लें तो सर कहां छुपाएं। अचानक दीनानाथ मिल गए। दीनानाथ की बोर्ड रंगने और लिखने की छोटी सी दुकान थी, लेकिन व्यापार अच्छा चलता था। आजकल आए दिन रास्तों के नाम बदलते रहते थे। म्युनिसिपल कमेटी में अच्छी खासी साख थी उनकी। थोड़ी सी मुट्ठी गर्म करने से ऑर्डर मिल जाया करते थे। नए नाम आ रहे हों तो पुराने नामों को मैले हुए भी कितना वक्त लगता है। भला दुकानों मकानों के नाम नंबर भी कम ना थे। 4-5 कारीगर काम करते थे और श्रवण कुमार इकलौता बेटा उनका व्यापार संभालता भी खूब था। मजाल नहीं कभी किसी अंग्रेजी लफ्ज के हिज्जे गलत हो जाएं, और अब तो उसने अंग्रेजी हिंदी की डिक्शनरी भी दुकान पर रख छोड़ी थी। मास्टर रामकुमार अपने स्कूल के लिए एक बोर्ड लिखवाने आए थे और दीनानाथ से मुलाकात हो गई। लफ्जों की बनावट वो चौक से लिखवा कर लाए थे जो बहुत खूबसूरत थी। दीनानाथ ने पूछा था, ये किसकी लिखाई है? मेरी बेटी ने लिख कर दिया है, स्कूल में ड्राइंग किया करती थी। अच्छा, अब क्या करती है? पढ़ती है? ग्रेजुएट है, सर्विस करती है। अच्छा, बहुत अच्छा। जब बोर्ड लेने गए तो बहुत देर तक बातचीत हुई। दीनानाथ के ख्यालात से मास्टर रामकुमार बहुत खुश थे। मैं तो साहब सरासर लड़कियों के काम करने के हक में हूं। रसोई से निकलकर उन्हें बाहर की दुनिया देखनी चाहिए, खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। मैं तो कहता हूं खड़ा ही नहीं होना चाहिए, बल्कि चलना और दौड़ना भी चाहिए। अब यही देखिए ना, श्रवण की माँ अगर घर से यहाँ दुकान पर आना चाहे तो हम में से किसी एक को लेने जाना पड़ता है, डबल किराया खर्च होता है। और कैसी पिछड़ी हुई बात लगती है मास्टर रामकुमार जी। दोनों में जम गई। एक दिन दीनानाथ मास्टर रामकुमार के यहाँ चाय पीने गए। उषा से भी मुलाकात हो गई। फिर एक दिन मास्टर रामकुमार दीनानाथ के यहाँ खाने पर आए। उषा भी साथ थी। दोनों परिवार मिलकर बहुत खुश हुए। और फिर एक दिन बाबू दीनानाथ ने अपने बेटे श्रवण कुमार की शादी मास्टर रामकुमार की बेटी उषा से तय कर दी। दोनों बहुत खुश थे। मास्टर रामकुमार अपनी बेटी से कह रहे थे, बहुत ही ऊंचे ख्यालात हैं बाबू दीनानाथ की। बताओ, आज के जमाने में वर मिले तो मिले, ऐसे ससुर मिलते हैं कहीं? कहने लगे, मुझे तो एक धेले का दहेज नहीं चाहिए। 3.5 कपड़ों में लड़की को भेज दीजिए और लड़की आपकी पूरी आजादी के साथ सर्विस करती रहेगी। मैं तो हैरान हो गया। बोले, मेरी शर्त है कि उषा अपनी सर्विस के साथ ही मेरे घर की बहू बनेगी। मुझे रसोई घर की बांदी नहीं चाहिए। और दीनानाथ अपनी बीवी को समझा रहे थे, नाराज क्यों होती हो भाग्यवान? तुम्हारा लाया सोना क्या बचा?
कुछ दुकान बनाने में उठ गया, कुछ टैक्स चुकाने में। हम तो सांस लेता सोना लाए हैं। दहेज में पेंशन बंध गई। 1400 रुपये महीना तनख्वाह के लाएगी और ड्राइंग भी अच्छी है उसकी। 1200 रुपये का वर्कर भी कम हो गया दुकान पर। क्यों? दास्तान का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। हमें आपके सुझावों और आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल आईडी है bolhyd90.4@gmail.com। मैं एक बार दोबारा बोलती हूँ, bolhyd90.4@gmail.com। आप हमें हमारे फेसबुक पेज बोल हैदराबाद 90.4 FM पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका भी स्टोरी नरेशन में इंटरेस्ट है तो बोल हैदराबाद में आप अपनी कहानियां भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमारा पता है बोल हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, गच्चीबौली।